नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेड जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 76 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 76 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्राचीन काल में धारगिरी के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में धारगिरी के नाम से नूरपुर को जाना जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 2 बार टेट परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नूरपुर को और किस नाम से जाना जाता था। तो नूरपुर को धमेरी भी कहा जाता था। अगर मैं नूरपुर की बात करता हूँ, अगर बात की जाए नूरपुर रियासत की, तो नूरपुर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना है वो जेठपाल, किसके द्वारा, जेठपाल के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नूरपुर रियासत के ऐसे कौन से राजा थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो नूरपुर के राजा जसपाल थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अच्छा, क्वेश्चन एक बार परीक्षा में ये भी पूछा गया था कि नूरपुर के ऐसे राजा जो कि सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो सिकंदर लोदी के समकालीन जो थे वो थे भीमपाल। तो नूरपुर के राजा जो भीमपाल थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे और जसपाल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अगर आप भी एचपी टेट जून की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमसे आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, चाहे नॉन मेडिकल है, एलटी है, चाहे आपका टीजीटी आर्ट्स है, जीबीडी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। हमारे पास है वो हैंड रिटन नोट्स जो हज़ारों बच्चे की टेट परीक्षाओं को इससे पहले पास करा चुके हैं। तो आप हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं और अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं। अच्छा, नूरपुर रियासत के ऐसे कौन से राजा थे जिनके समय जहांगीर और नूरजहां जो है वो यहाँ पर आए थे। तो नूरपुर के राजा थे जगत सिंह। जगत सिंह नूरपुर के राजा थे जब जहांगीर और नूरजहां ने जो है यहाँ का दौरा किया था। और इन्होंने, जगत सिंह ने क्या किया था, जगत सिंह नूरपुर के ऐसे राजा थे जिन्होंने धमेरी का से इसका नाम बदल कर नूरपुर रख दिया था। इस बात को आपने याद रखना। और किसके सम्मान में रखा था, तो नूरजहां के सम्मान में जगत सिंह ने जो है वो धमेरी का नाम जो है वो नूरपुर कर दिया था। नूरजहां कौन थी, जहांगीर की पत्नी थी। अच्छा, बहुत सारे पुराने नाम पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि बैजनाथ का पुराना नाम क्या है। तो बैजनाथ का पुराना नाम है किरग्राम। किरग्राम जो है वो बैजनाथ का पुराना नाम है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है सुंदरनगर। सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड़। सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ है। इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ये बताइए कि सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सुंदरनगर की स्थापना किसने की। तो सुंदरनगर की जो स्थापना है वो, बनेड़ की जो स्थापना है वो गरुड़ सेन के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जुब्बल का पुराना नाम क्या है। तो जुब्बल का जो पुराना नाम है वह देवरा। देवरा जो है वो कहाँ का पुराना नाम है, तो देवरा जो है वो जुब्बल का पुराना नाम है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है सराहन का पुराना नाम। तो सराहन को पहले शोणितपुर किस नाम से जाना जाता था, शोणितपुर को नाम से जाना जाता था। एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि आप ये बताइए बिलासपुर का पुराना नाम क्या था। तो बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। इस बात को आपने याद रखना। और कहलूरी भाषा भी कहाँ पर बोली जाती है, बिलासपुर में ही बोली जाती है। सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले। अच्छा, बिलासपुर की बात कर रहा था। बिलासपुर की जो स्थापना है, बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 ईस्वी में राजा दीपचंद, किसके द्वारा, राजा दीपचंद के द्वारा की गई। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कांगड़ा का पुराना नाम क्या है। तो कांगड़ा का पुराना नाम है त्रिगत। त्रिगत कांगड़ा का पुराना नाम है। और यहाँ की जो कांगड़ा त्रिगत रियासत के जो संस्थापक थे वो शू शर्मा चंद्र थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए नालागढ़, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था। तो नालागढ़ का पुराना नाम था हिंडूर। तो हिंडूर कहाँ का पुराना नाम था, तो हिंडूर जो है वो नालागढ़ का पुराना नाम था। और अगर उन्ना की बात करें तो उन्ना का पुराना नाम था जसवा दून। तो सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाला है, इसलिए गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक बार आया था कि कल्पा का भी बता दीजिए। तो कल्पा का पुराना नाम है चीनी। क्या नाम है, चीनी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल में किस नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता था। तो अगर बात की जाए हिमाचल की ऐसी कौन सी नदी है जिसको कालिंदी के नाम से जाना जाता था, तो कालिंदी के नाम से यमुना नदी को जाना जाता था। अच्छा, वैसे तो हिमाचल में 5 नदी, और बहुत बार मैं हिमाचल की नदियों के बारे में आपको पहले भी अपनी इस सीरीज में बता चुका हूँ, और इस सीरीज की 80 वीडियो यहाँ पर टोटल आने वाली है। पहले मैंने सोचा था कि 75 के बाद मैराथन लाऊंगा, लेकिन अब मैं 80 वीडियो की मैंने बात करी थी, तो 80 वीडियो ये पूरी आ जाएगी, और तत्पश्चात मैराथन लास्ट में 3 या 4 मैराथन आएगी, क्योंकि मैराथन बहुत बड़ी बड़ी रहने वाली है। तो बात करते हैं यमुना की। यमुना का जो नाम है वो इसको कालिंदी के नाम से जाना जाता था। यमुना कहाँ से आती है, आज यमुना की ही डिटेल से बात करते हैं। तो यमुना जो है वो उत्तराखंड के यमुनोत्री, उत्तराखंड की कालिंद पर्वत से आती है। तो बंदरपुर चोटी, कालिंद पर्वत, यमुनोत्री, उत्तराखंड से यमुना नदी का उद्गम होता है। अच्छा, उत्तराखंड से ये नदी आती है तो हिमाचल में कहाँ एंटर होती है, तो हिमाचल प्रदेश में ये जो एंटर होती है वो होती है खोदर माजरी। कहाँ पर, खोदर माजरी। तो खोदर माजरी में हिमाचल में एंटर होती है, और हिमाचल प्रदेश में खोदर माजरी कहाँ पड़ता है, सिरमौर में। तो सिरमौर खोदर माजरी में एंटर होती है, और सिरमौर जिले में ही ताजेवाला नामक स्थान को छोड़कर हिमाचल से हरियाणा में चली जाती है। तो अगर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के मात्र एक जिले सिरमौर में बहती है। किस में बहती है, सिरमौर के खोदर माजरी में एंटर होती है, और ताजेवाला नामक स्थान में हिमाचल को छोड़ देती है। याद रखना, हिमाचल की ऐसी नदी, इसका संबंध जो है वो सूर्य भगवान से भी है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये मात्र और मात्र 22 किलोमीटर के आसपास सीमा बनाती है, इस बात को आपने याद रखना है। यमुना की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों की अगर मैं बात करूँ तो टॉस यमुना की सहायक है। टॉस के अलावा अगर बात करें तो पब्बर यमुना की सहायक है। पब्बर हो गया, पब्बर के अलावा गिरी हो गया, बाटा हो गया, जलाल हो गया, ये सारी की सारी किसकी सहायक है, ये यमुना की सहायक नदी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो गिरी नदी है वो यमुना की तो सहायक है, ये तो आप जानते कि यमुना की सहायक है। गिरी नदी सिरमौर जिले को कितने भागों में बांटती है, तो गिरी नदी सिरमौर जिले को 2 भागों में, शीश गिरी और ट्रांस गिरी, 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो गिरी नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये शिमला के जुब्बल जो नगर है वहाँ का एक कुप्पड़ चोटी है, वहाँ से निकलती है। बहुत बार को क्वेश्चन पूछा गया है कि गिरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कुप्पड़ चोटी से, और रामपुर घाट में ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए टॉस नदी की, तो टॉस नदी यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कि रूपिन और सुपिन 2 जलधाराओं से मिलकर बनती है। तो रूपिन और सुपिन से मिलकर बनती है कौन सी नदी, रूपिन और सुपिन एक नेटवाड़ जगह पड़ती है, वहाँ पर मिलती है, और नेटवाड़ जगह में ही ये कौन सी नदी बनाती है, टॉस नदी बनाती है, और आगे जाकर ये हिमाचल जो है वो कहाँ पर मिलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो सारी नदी आपको याद रखनी है यमुना नदी की। अच्छा, पब्बर नदी की बात करें तो पब्बर नदी टॉस की सहायक है और टॉस यमुना की है। और जो पब्बर नदी है वो शिमला के किस झील से निकलती है, चंद्रनहान झील से निकलती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, सतलुज की बात करें तो सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, 320 किलोमीटर लंबाई है इसके बारे में डिटेल से बात अगली वीडियो में करेंगे। चिनाब की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश के जल घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। ये हिमाचल में ज़्यादा तो नहीं बहती, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हिमाचल में मात्र और मात्र 122 किलोमीटर बहती है। और अगली है रावी। अगर रावी की बात करें तो रावी मात्र और मात्र 158 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि चंबा राज्य की स्थापना कब हुई। अगर चंबा राज्य की बात करें तो चंबा राज्य की जो स्थापना है वो 550 ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी 550 ईस्वी में राजा मेरू बर्मन के द्वारा। राजा मेरू बर्मन के द्वारा चंबा की जो है वो स्थापना की जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, राजा मेरू की बात करें तो इसके द्वारा ना चंबा के बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे। चंबा का मणिमेश मंदिर हो गया, चंबा का लक्षणा देवी मंदिर हो गया, गणेश मंदिर हो गया, नरसिंह मंदिर हो गया, ये सारे के सारे मंदिर जो है वो राजा मेरू बर्मन ने बनाए थे। अच्छा, मेरू बर्मन का एक शिल्पकार होता था, इसका नाम था गुग्गा। तो गुग्गा किसका शिल्पकार था, तो गुग्गा जो है वो राजा मेरू या राजा मारू का ही शिल्पकार था, इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद आए थे आपके साहिल बर्मन। अच्छा, साहिल बर्मन की बात करें तो इनके द्वारा की गई थी चंबा शहर की स्थापना। तो चंबा शहर की स्थापना किसने की, तो चंबा शहर की स्थापना जो है वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा
की गई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब की गई थी? 920 ईस्वी में की गई थी। इनकी बेटी किसके नाम पे इन्होंने चंपा का नाम रखा? तो चंपावती। तो इनकी बेटी चंपावती के नाम पर इन्होंने चंबा शहर का नाम जो है वो चंबा रखा था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिनके कार्यकाल के समय चंबा में महामारी फैली थी? तो वो थे चंबा के राजा लक्ष्मी बर्मन। लक्ष्मी बर्मन चंबा के उस समय राजा होते थे जब जो है वो चंबा में महामारी फैली थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, चंबा के राजा ऐसे कौन थे जिन्होंने चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी? तो चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी मूशन बर्मन। तो चंबा के राजा मूशन बर्मन ने चूहों की हत्या पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंबा रियासत के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया था? तो अगर सिंह की बात करें तो सिंह लगाने वाले राजा थे गणेश वर्मन। तो गणेश वर्मन ने अपने नाम के पीछे सिंह का उपयोग किया था। अगर बात की जाए साहिल वर्मन की, तो इन्होंने चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर और कामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, अगर साहिल वर्मन की बात करें तो इनके कार्यकाल के दौरान में एक चकली मुद्रा, तो चकली मुद्रा किस रियासत में चली थी? या चकली सिक्के? तो चकली जो मुद्रा चलाई थी वो साहिल वर्मन ने अपने शासनकाल के समय चलाई थी। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चूहों को मारना जो वर्जित किया था वो मुशान बर्मन ने किया था, ये बात आपको याद रखनी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ? तो बिलासपुर रियासत का जो हिमाचल प्रदेश में विलय होता है ये हुआ था जुलाई 1954 में। और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला था जो कि हिमाचल प्रदेश में मिला था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है वो 15 अप्रैल 1948 को होता है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ तब हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। सिरमौर था, मंडी था, महासू था और चंबा था, जिसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी है SMMC। तो सिरमौर, मंडी, महासू, चंबा 4 जिले उस समय हिमाचल प्रदेश में होते थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य कब बनाया गया? गौ श्रेणी बोले तो पारसी राज्य। तो पारसी राज्य बनाया गया 1951 में हिमाचल प्रदेश को। इस बात को आपने याद रखना है। और इसके बाद हिमाचल को जो है बिलासपुर हिमाचल में मिलाए जाते हैं। और उसके बाद हिमाचल पारसी के बाद बनता है यूटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और 1956 में जब हिमाचल को यूटी बनाया जाता है उसके बाद हिमाचल 1971 तक क्या रहता है? यूटी ही रहता है। तो 25 जनवरी 1971 सीधा क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को कब मिला? तो बोलेंगे 25 जनवरी 1971। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं पूछा जाता है, डिफिकल्ट बना के पूछा जाता है कि जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो हिमाचल भारत का कौन सा राज्य बना? तो भारत का उस समय हिमाचल बना था 18वां राज्य। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, छठा जिला हिमाचल प्रदेश में कौन बना? तो अगर छठे जिले की बात करें तो छठा जिला जो हिमाचल में मिला था वो मिला था किन्नौर। मासू जिले के कुछ एरिए को तोड़कर और रामपुर के कुछ तहसीलों को जोड़कर हिमाचल में 1 मई 1960 को हिमाचल का छठा जिला किन्नौर को बनाया था। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जब यूटी बना तो 1957 में सीधा क्वेश्चन आता है हिमाचल में क्षेत्रीय परिषद कब बनी? तो क्षेत्रीय परिषद जो बनी थी वो बनी थी 1957 में। किसकी अध्यक्षता में? ठाकुर करम सिंह। तो ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद बनी थी। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और क्षेत्रीय परिषद को जो है वो बाद में बदल के 1963 में किस में चेंज किया गया? विधानसभा में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ? तो विशाल हिमाचल का जो निर्माण है वो 1966 में होता है। 1 नवंबर 1966 जब हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है, पंजाब का पुनर्गठन किया जाता है और हिमाचल के कई एरिया यहाँ पर जो है वो हिमाचल के पंजाब में और पंजाब के हिमाचल में मिलाए जाते हैं। अच्छा, अगर बात करें नए हिमाचल और पुराने हिमाचल की, नए हिमाचल में कौन कौन आता है? तो न्यू हिमाचल की अगर बात करें तो न्यू हिमाचल में आपका जो आता है वो कांगड़ा आता है, जो बाद में जुड़ा। कांगड़ा के अलावा आपका कुल्लू आता है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना।
तो न्यू हिमाचल में आते हैं 5 जिले, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना। और अगर पुराने हिमाचल की बात करें तो पुराने हिमाचल में चंबा, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी और शिमला, ये पुराने हिमाचल के भाग है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी की सारी चीज़ें परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी वर्ष की समाप्ति हुई। ये रियासती जो राजा थे उनको ये प्रिवी वर्ष था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन था? तो प्रिवी वर्ष की जो समाप्ति है वो 26वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी। अब आप बोलेंगे कि सर 26वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 26वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1971 में हुआ। 1971 में 26वां संविधान संशोधन होता है, और याद रखना इसके तहत प्रिवी पर्स को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन भी दिया है। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? पहले तो यही क्वेश्चन आता है, तो बोलेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि जो भारत का ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये पूछा था कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जुड़े? तो उसमें 3 नए शब्द कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो हमारी प्रस्तावना में जुड़े वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जुड़े। इसको इंदिरा गांधी का संविधान भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी का संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और 10 मौलिक कर्तव्य, जो भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य 51A के तहत जो जोड़े थे सबसे पहले, वो भी इसी संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। इस बात को आपने याद रखना है। तो सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, संविधान में एक 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ये कब हुआ? पहले तो ये पूछा जाता है, तो ये हुआ था 1978। इसके तहत क्या हुआ? तो इसके तहत हुआ कि जो 7 मौलिक अधिकार होते थे अब 6 रह गए। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया। कौन सा हटाया? तो वो हटाया राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर 300 के 1 में डाला गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा था कि आप ये बताइए कि जो 42वां संविधान संशोधन 44वां, ये भी आपको क्लियर है, आप ये बताइए कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में कहाँ से आई है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आई है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। और आज ठीक रात 8 बजे आपके बीच करंट अफेयर की वीडियो भी आने वाली है, तो आप उसको भी ज़रूर वॉच करें। और जितनी भी मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो अगली वीडियोज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पिछली वीडियोज़ को भी देखें, उनको वॉच करें, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब यहाँ पर जो है वो लागू हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अगर बात करें तो ये 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। इसके तहत भारत में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो लागू हुआ था, इसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 यूटी, तो 14 राज्य बोले भैया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला ये तो पूछता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये दोनों, एक तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, दूसरा कौन सा आपका भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य। तो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये भारत के सबसे पहले राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में लागू हुई। और राजस्थान में कब? 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान का एक नागौर जिला है और नागौर जिले से ये जो है वो लागू होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसको भारत की प्रधानमंत्री किसके द्वारा लागू किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। और राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागौर जिला। अच्छा, अगर बात करें पंचायती राज को अपनाने वाला पहला जिला, तो आपने बोला राजस्थान है।
हो सकता है कि कल के लिए क्वेश्चन पूछे दूसरा राज्य कौन सा है, राज्य दूसरा राज्य है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। तो पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है और पहला राजस्थान है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बलवंत राय मेहता समिति किससे जुड़ी हुई है? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज, किससे? पंचायती राज से जुड़ी हुई है। इस बात को आपने याद रखना। और इन्होंने ही पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल, बोले भैया ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत होगी, जिला स्तर पे जिला परिषद होगी, और जो आपका जो ब्लॉक स्तर पे है वो ब्लॉक समिति होगी। तो त्रिस्तरीय समिति जो पंचायती राज की बताई थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था जो बताई थी, वो बलवंत राय मेहता समिति 1957 के आसपास इन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था। इस बारे में आपको याद रखना है, लागू करने का भी निर्णय लिया था। अच्छा, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति ये शायद 1977 के आसपास की होनी है। तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय मॉडल बताए थे पंचायती राज के, तो ये भी पंचायती राज से जुड़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद रियासत का कब भारत में विलय हुआ था? तो अगर हैदराबाद रियासत की बात करें तो इसका विलय भारत में कब हुआ? तो हैदराबाद रियासत का जो विलय हुआ था वो सितंबर 1948 को हुआ था। और एग्जैक्ट बोलूँ तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का जो है वो भारत में विलय हुआ था। इतना आसान नहीं था हैदराबाद का भारत में विलय करना, इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। तो भारत में हैदराबाद का विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो उस दौरान का ऑपरेशन पोलो। याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन पोलो कैसे चलाया। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को भारत में लाने के लिए। तो याद रखना, सैनिकों ने चलाया था ये, और भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, गोवा को भारत में कब मिलाया गया? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो गोवा को भारत में 19 दिसंबर 1961 को मिलाया गया। गोवा में सबसे पहले अधिकार भी पुर्तगालियों ने किया था, और बाद में सबसे लेट जो यहाँ से गए थे वो पुर्तगाली ही गए थे। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को जो है वो पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। और यहाँ पे गोवा को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन विजय, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय चलाया गया। इस बात को आपने याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और गोवा को 30 मई 1987 को क्या बनाया गया? 30 मई 1987 को एक राज्य के रूप में बनाया गया था। अच्छा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो एरिया वाइज सबसे छोटा जो राज्य है भारत का वो गोवा है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अगर बात की जाए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसको CPM भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1925 के आसपास हुई थी। लेकिन 1925 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे आप 1924 के साथ जा सकते थे। अच्छा, वर्तमान में ये पार्टी जो है वो अब किस नाम से जानी जाती है? वर्तमान में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसको मार्क्सवादी कहते हैं। तो मार्क्सवादी का बाद में गठन होता है, और इसका गठन जो बाद में हुआ था, तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बाद में हुई थी, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी जो इनका नाम दिया गया, और बाद में इसको नाम दिया CPM। तो इसकी स्थापना बाद में 1964 में होती है। तो भारत की जो दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको CPM मार्क्सवादी कहते हैं, उसका 1964 में हुआ। और उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BJP की स्थापना कब हुई, या आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो BJP की जो स्थापना हुई थी, BJP की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980। तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी। और अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी पार्टी, आप, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप ऐसे क्वेश्चन पेपर में पढ़ के नहीं जाते और पेपर में वहाँ पे देखने को मिलता है। तो 2 अक्टूबर 2012 को इसकी स्थापना हुई आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस की स्थापना सबको पता है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो सारे के सारे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो कि मायावती वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल
1984 को हुई थी और इसकी स्थापना बाबा काशीराम के द्वारा की गई थी। और बाद में इन्होंने, जिसको बीएसपी भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, बाद में इन्होंने जो है वो क्या किया था, तो बाद में अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बाद में इन्होंने मायावती, इसकी वर्तमान में प्रमुख है मायावती प्रभुदास। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तृणमूल कांग्रेस आपको पता है, तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो, इसकी मुखिया वर्तमान में कौन है, तो तृणमूल कांग्रेस की जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की जो वर्तमान में प्रमुख है वो ममता बनर्जी जी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और तृणमूल कांग्रेस बहुत पहले का बना हुआ है, ये 1998 की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। वेस्ट बंगाल में इनका परचम है। तो सारी की सारी पार्टियां देखो परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। और अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है, यहाँ तक वॉच की है, तो मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, YT+22। तो YT+22 आज का हमारा कोड रहेगा, जो कि अगले कल 8 बजे तक रहेगा। अगर कोई 8 बजे से अगले कल, अगली वीडियो आने से पहले, जो मेरी पार्ट नंबर 77 आएगी, उसके आने से पहले जो YT+22 कोड मेरे को व्हाट्सएप पे इस नंबर पे भेजेगा 7876145409, उसको मेरे नोट्स पे 30% का पहली बार इतनी छूट दी जा रही है। 30% की छूट मैं दूंगा। वो नोट्स चाहे आप नॉन मेडिकल से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, मैं आपको इतनी छूट देने जा रहा हूँ। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।